हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों कैसे हो सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो हम लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है, BHU BCom MCom एंट्रेंस को फोकस करके हम लोग प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप CA CS और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ड्यू, पटना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आप किसी भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। अगर हो सके अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे। और अगर कि आप चाहते हो कि कॉमर्स नेशन के बेनिफिट को और हम पाएं, कॉमर्स नेशन की जो हम लोग खुद की बुक लिखी गई हो आपके घर तक अगर पहुंचे, तो आपको कॉमर्स नेशन का कोर्स एक्सेस करना होगा। कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे वहां पे आपको पेड कोर्सेज दिखेंगे। पेड कोर्स में आपका BCom MCom अभी फिलहाल चल रहे हैं, आगे हम लोग MBA की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो आप वहां पे कोर्स जब एक्सेस कर लेंगे, अगर आप हम लोगों का कोर्स एक्सेस करके पढ़ाई करते हैं और अगर आप BHU BCom MCom एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको मिलेगा 50,000 रुपए। ये 2021 एंट्रेंस के लिए है। आपको मिलेगा 50, मतलब पहला रैंक, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक अगर आपका आता है BHU BCom और MCom एंट्रेंस या MBA जो कोर्स हम लोग चलाते हैं उसका, अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तब, ठीक। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो फुल कोर्स ज्वाइन किए, मतलब जो अभी फिलहाल में जो कोर्स आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मतलब आज वीडियो में बना रहा हूं 20 फरवरी 2021 को हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो यह 28 फरवरी तक के लिए ऑफर है कि जो अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं और अगर ऑल ओवर फर्स्ट इंडिया रैंक उनका आ जाता है तो हमारी कॉमर्स नेशन की टीम की ओर से उनको मिलेगा 50,000 रुपए। और वो कोर्स आपका 6,000 है, बट अभी 50% ऑफ करके 3,000। कोर्स में हम लोग देंगे क्या, पूरा कंप्लीट अपना स्टडी मटेरियल आपके घर जाएगा और साथ में आपको ऐप में भी वही मटेरियल होगा, जिससे अगर आप घर रहो तो अपने नोट से पढ़ो, बाहर रहो तो मोबाइल से पढ़ो, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, प्लस जरूरत पड़ने पर लाइव वीडियो भी आपको दिया जाएगा। और लास्ट में डाउट सेशन होंगे और 40 से ज्यादा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस हम करा देंगे, जिससे कि आप BHU BCom MCom या फिर ऑल ओवर इंडिया या फिर इवन आप जॉब की भी तैयारी कर रहे हो या फिर CA CS या नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे MCQ क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम करे। बिकॉज पिछली बार हम लोगों के यहाँ से अर्चना सिंह पटेल, जो कि उनका BHU BCom एंट्रेंस 2020 में फर्स्ट रैंक AIR1 रहा और इवन MCom में भी फर्स्ट रैंक, मतलब फीमेल फर्स्ट रैंक। उसके अलावा 200 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्शन कराया है। तो इसके हिसाब से आप हम लोगों को ट्रस्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ऑलरेडी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आप उसके पहले आपको जो उसका डिटेल वीडियो है, मतलब जो टॉपिक का वीडियो है, वो वीडियो देखकर अगर आप आओगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। शायद क्या है, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा अगर पहले आप नोट्स का वीडियो देखकर आते हो तब, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ। फर्स्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब आपको हम लोग आगे पढ़ के थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है। रिक्वायर दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड, कह रहा है कि हम ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जो सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू नेक्स्ट। तो क्या होना चाहिए आपका, कंसिस्टेंसी। क्या होना चाहिए आपका, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए आपका, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड। अब कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड के कॉस्ट को रिकॉग्निशन करने के लिए, मतलब डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए हम लोग उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट 10-5 क्वेश्चन के बाद MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और यह जो प्रैक्टिस है आपको DK गोयल सर की बुक से हम करा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ। कह रहा है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन को
और बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? तो मेरे दोस्तों वह कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेसमैन मतलब ये आपका एक बिजनेस होता है और आपके बिजनेसमैन होता है, ठीक, और ये अपना कैपिटल लगाता है, इनके बीच में एक दीवार खींच दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी, ध्यान रखना, जो आपका सोल प्रोप्राइटर है, जो आपका पार्टनरशिप है, उसमें सेपरेट एंटिटी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बट हाँ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी मानकर बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग मानकर हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सेपरेट एंटिटी। क्या लिखोगे आप? सेपरेट एंटिटी लिखोगे। क्या लिखोगे मेरे दोस्तों? सेपरेट एंटिटी लिखोगे। समझ में आया ना? अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड है आपका। थर्ड में हम लोग थर्ड तो हो गया, हम लोग फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या है आपका कि इफ ए फर्म, फोर्थ क्या है आपका, ध्यान से देखिए सभी लोग, फोर्थ नंबर देखेंगे हम लोग। फोर्थ में क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही टॉपिक है। लिखा है इफ ए फर्म बिलीव दैट, इफ ए फर्म बिलीव दैट, इफ ए फर्म बिलीव दैट some of its debtors may default, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded in the books. This is and the example of, कह रहा है कि पॉसिबल लॉसेस की एंट्री तो करो बट पॉसिबल इनकम की एंट्री मत करो। ये किस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं? तो इसको हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस की, एक्सपेंसेस की एंट्री करा देता है बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री नहीं कराता है। किस कॉन्सेप्ट की वजह से या किस कन्वेंशन की वजह से? प्रूडेंस, ठीक है ना? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? प्रूडेंस, ठीक है। प्रूडेंस को और किस नाम से जानते हैं? प्रूडेंस को हम लोग कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? किस नाम से जानते हैं? कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना? कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में रूढ़िवादिता की अवधारणा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है और बच्चे चाहे तो पहले से अपना एज्यूम कर लेंगे आंसर ये सही हो सकता है, उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे तो हो सकता है आपका ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओनर इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द, अब कह रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग किस कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं? तो ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे बिजनेस एंटिटी मतलब सेपरेट एंटिटी जिसको बोलते हैं, मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 6 नंबर। everything a firm owns, it also owes out to somebody. This is coincidence is explained by the, अब कह रहा है 6 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से एवरी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। मतलब एवरीथिंग अ फर्म ओन्स, इट आल्सो ओज, मतलब कि जितना उसके पास ओनरशिप आएगा उतना उसकी लाइबिलिटीज भी क्रिएट होगी। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? तो ओस मतलब ओनरशिप, ओज मतलब लाइबिलिटी। ध्यान रखना, ओ डब्ल्यू एन मतलब ओनरशिप, ओ डब्ल्यू ई एस मतलब लाइबिलिटीज। तो जितना लाइबिलिटीज क्रिएट, जितना मेरा एसेट्स क्रिएट होगा उतना लाइबिलिटीज भी क्रिएट होता है। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? तो मेरे दोस्तों डुअल कॉन्सेप्ट की वजह से। किसकी वजह से? आपका डुअल कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। आगे अभी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका the concept started that is straight line method of the depreciation is the used in 1 year, then it should also be used in the next year। अब कह रहा किस कॉन्सेप्ट की वजह से, 7 नंबर आपका पूछ रहा है किस कॉन्सेप्ट की वजह से अगर कि हम डिप्रिसिएशन के मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएं। तो यह कौन कॉन्सेप्ट बताता है? तो यह कॉन्सेप्ट बताता है आपका कंसिस्टेंसी। कौन कॉन्सेप्ट बताता है आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? कंसिस्टेंसी, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? कंसिस्टेंसी लिख लोगे, ठीक है। क्या लिखोगे आप? कंसिस्टेंसी लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? ए फर्म में होल्ड स्टॉक विच इज हेवली इन डिमांड, consequently the market value of this stock may be increasing, normal accounting procedure is to ignore this because of the। अब जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर बोल रहा है कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से
कि जो स्टॉक हम होल्ड करते हैं मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर पे करते हैं। समझ में आ गया ना, हम लोग इस पे मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, मतलब जो उसका प्राइस इंक्रीज किया रहा है उसको इग्नोर करता है, बोलता नहीं मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। कौन कॉन्सेप्ट बताता है आपका? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, मतलब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, इसके आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। बस इसका मतलब ये है आपका, इस लाइन का पूरा मतलब ये है कि ये बोलता है कि जो मार्केट वैल्यू दिस स्टॉक में भी इंक्रीजिंग, मतलब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है बट उसको इग्नोर कर देता, बोलता नहीं इंक्रीज होता हमसे नहीं मतलब है, हम रिकॉर्ड करेंगे जो इंक्रीज प्राइस या डिक्रीज प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उस पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपका द मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म इज रिमार्केबली incompetent but the firm's accountant cannot take this into account while preparing books of account because of, अब करा किस कॉन्सेप्ट की वजह से हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हैं। समझ में आया कि नहीं? तो किस उसको क्या बोला जाएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ फर्म इज रिमार्केबली इनकॉम्पिटेंट बट द फर्म अकाउंटेंट कैन नॉट टेक दिस अकाउंट, मतलब कह रहा है कि जिसकी वजह से वो रिमार्क करते हैं, इनकॉम्पिटेंट होता है। जैसे मान लो अगर के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो उतना टाइम तक वर्क नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमको लॉस होगा, बट उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी मेजरमेंट में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो हम ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जिसमें पैसे का लेन देन उसको, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, मतलब कौन सी लाइन सही है कौन सी लाइन गलत है। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको? ट्रू एंड फॉल्स बताना है। समझ में आया ना? इसमें क्या बताना है आपको? ट्रू एंड फॉल्स। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस रिजल्ट इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब पहला कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसकी एंट्री कर देते हैं, बट हम कभी क्या प्रोविजन फॉर इनकम करते हैं? नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? इससे सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कम होगा और लायबिलिटीज आपका ज्यादा दिखेगा, है ना? तो ये बात क्या है? ट्रू है, मतलब ये क्या बात है? ये जो लाइन लिखा गया है सही है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट, ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम हो वहां पे नॉट या नॉन जब लिखा होता है तो उसको बहुत ही अच्छे ध्यान से एकदम पढ़ोगे, और वहां पे नॉट हटा के पढ़ोगे तब क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, नॉट लगा के पढ़ोगे तब क्या मीनिंग निकल रहा है। तो दोनों पे आप डिफरेंस करोगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। कभी कभी जैसे नॉट लगा है तो आपको लगेगा नहीं तो ये आंसर सही है, ये तो नहीं होता ही है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि कौन सा लाइन सही है, उससे ट्रू फॉल्स लगाना होता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप कंसर्न। कह रहा है कि बिजनेस एंटिटी कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप में नहीं अप्लाई होता है। ये बात गलत है, अप्लाई होता है। ठीक, ये क्या होता है? न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अप्लाई करते, वो अलग बात है। ठीक, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बोल रहा है ओनली दोज फैक्ट एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ द बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म। कर रहा है कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये बात एकदम 100% सही है, ट्रू है। ये बात क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है, ये बात क्या है आपका? ट्रू है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर्थ नंबर, all item or fact whether material or immaterial are recorded in accounting। अब कह रहा है कि सभी आइटम को हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो मटेरियल हो चाहे इमैटेरियल हो, मतलब सभी आइटम को रिकॉर्ड किया जाता नहीं, हम ओनली मटेरियलिटी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो, मतलब ट्रू। ये बात क्या है आपका? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसेट्स विल बी इक्वल टू द कैपिटल इफ देयर आर नो लायबिलिटीज। कह रहा है कि एसेट्स कैपिटल के बराबर होगा अगर कोई लायबिलिटीज नहीं होगी, तो बात सही है। ये बात क्या है आपका? सही है। अगर आप नहीं पढ़े तो पहले जाके अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो टॉपिक पढ़ा है आप पढ़ कर आओगे, तब यह देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आपका जो 5th नंबर का आंसर है, 5th नंबर आपका क्या है? ट्रू है। 5th नंबर आपका क्या है?
ट्रू है, ठीक है। पांचवा नंबर जो आपका क्या है, ट्रू है। रेवेन्यू आर मैच्ड विथ एक्सपेंसेस इन अकॉर्डिंग विथ गोइंग कंसर्न, कह रहा है कि जो रेवेन्यू का आइटम है वह एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। बट यहाँ पे बोला है कि क्या गोइंग कंसर्न की वजह से होता है, तो बात एक गलत हो गया, ठीक है। क्या है आपका, फॉल्स है। क्या है आपका ये आंसर, गलत है, ठीक है ना। क्या है आपका ये, फॉल्स है, ठीक। चलो, इंटायर लाइफ ऑफ द फॉर्म इज डिवाइडेड into time interval for the measurement of the profit in accordance with the going concern assumption। जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि एंटायर लाइफ ऑफ द फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल, कह रहा है कि जितने पूरे लाइफ बिजनेस का है उसको एक टाइम इंटरवल में हम बांट देते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट इज अकॉर्डिंग विद द गोइंग कंसर्न, तो ये बात आपका क्या है, गलत है, ठीक। ये बात क्या है आपका, गलत है, ठीक। ये क्या है आपका, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका मेटेलिटिक प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर में बोल रहा है कि मेटेलिटी प्रिंसिपल किसके एक्सेप्शन पे है, फुल डिस्क्लोजर, तो ये बात आपका ट्रू है। ये बात क्या है आपका, ट्रू है। 8 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, ट्रू, ठीक है। 8 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, ट्रू होगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे। In a firm adopt a different accounting principle in 2 accounting period, it conflict with the concept of consistency। 9 नंबर बोल रहा है कि if a firm adopt different accounting principle, अगर के accounting principle जो बिजनेस है या बिजनेस एंटिटी है वो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि उनका जो रूल्स था कुछ, वो अपने प्रिंसिपल में कुछ चेंज, अपने पॉलिसी में कुछ चेंज लाते हैं, ठीक। तो किसको ब्रेक करते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मतलब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, उसके रूल्स को नहीं फॉलो करते। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता है कि जो भी हम रूल्स या रेगुलेशन अप्लाई करेंगे ईयर टू ईयर वो सेम होता रहेगा। तो ये आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है। द इसेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज टू एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर द ऑल पॉसिबल लॉसेस, कह रहा है कि एंटीसिपेटेड प्रॉफिट की एंट्री नहीं करते हैं बट एंटीसिपेटेड लॉसेस की एंट्री करते हैं। यह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। तो ये बात 100% ट्रू है। ये बात क्या है, 100% सही है, मतलब वो सही है। चलो, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे। अब आपका मेन गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, ये मेन गेम स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग MCQ का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर, कह रहा है कि मेड बाय गवर्नमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है या मेड बाय मैन, तो कौन बनाता है, सिंपल सी बात है, कोई इंसान ही बनाता है। तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट का बी, ठीक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन बनाता है, कोई अकाउंटेंट, कोई स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन जो होता है कॉमर्स में वही बनाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन, कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। अब हालांकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जो टॉपिक का वीडियो, अगर वहां पे आप देख कर आओगे तो आपको यह क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। बट यहाँ पर आइए हम लोग देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, द रूल्स विच आर अडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग। हाँ, कह रहा है कि जब हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन को अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। है समझ में ना। तो ये बात आपका क्या है, सही है। ये बात आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्या है आपका, वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। अब देखो ये पहला आप तो बात सही है, अब आगे भी देख लेते हैं। द रूल्स विच आर अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के समय तो नहीं रूल्स अप्लाई करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तभी। अब नेक्स्ट में बैलेंस शीट के समय बोला नहीं, डायरेक्ट रिपोर्ट, तो सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी समय हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और क्या नाम है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग एजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, मतलब ऑल दी अबव। थर्ड का क्या आंसर होगा, डी। थर्ड का आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना।
अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, करा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आपका क्या होता है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग माने जाते हैं। तो बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, पहला लाइन तो सही लिखा हुआ है। चलो सेकेंड लाइन भी हम लोग देख लेते हैं। बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट, मतलब ये बात गलत है। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट डिस्टिंग्विश, ये भी बात गलत है, मतलब आंसर सही होगा फर्स्ट का 4 का ए। आंसर क्या सही होगा 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, कर रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। विच आर कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, विच आर कैन नॉट, मतलब पहले जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला लाइन तो सही है, सेकेंड आपका गलत है और बोथ सी भी गलत है। तो आंसर क्या होगा 5th का ए। 5th का आंसर क्या है आपका ए। एज पर गोइंग कंसर्न क्वेश्चन बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, करा कि गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, अनलिमिटेड समय तक चलता रहेगा। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, मतलब मान लिया जाता है कि हाँ रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। चलो तो आंसर क्या होगा, आंसर डी। 6 का आंसर क्या सही है, डी, वेरी गुड। चलो 7th देखेंगे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड, इनकम टैक्स एक्ट या फिर फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। तो 7 का आंसर क्या होगा, बी। 7th का आंसर क्या होगा, बी, वेरी गुड। 8 नंबर पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। 8 नंबर क्या है, एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, करा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं मार्केट वैल्यू पे, गोइंग कंसर्न वैल्यू पे, एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, करा है कि जिस समय हम उसको खरीदे होते हैं उसी पे रिकॉर्ड करते। तो वेरी गुड, आंसर सही होगा आपका 8 का सी। 8 का सी। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है जिस समय मैंने खरीदा तो उस समय जो प्राइस होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब कह रहा है कि एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कह रहा है कि डुअल कॉन्सेप्ट की वजह से तो मेरा होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, तो सही होता है, तो ये गलत है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, ये भी गलत है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बात सही है। तो 9 का आंसर क्या होगा, सी। 8 कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है, जो कि एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज है। तो आंसर क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या होगा, सी। 9 का आंसर क्या होगा आपका, सी। चलिए नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मींस, करा कि अकाउंटिंग पीरियड की वजह से हमारा जो आइडियल पीरियड होता है कितने मंथ का होता है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से आपका आइडियल पीरियड माना गया है 12 मंथ। तो 10 का आंसर क्या होगा, ए। 10 का आंसर क्या है आपका, ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, करा है कि डुअल एस्पेक्ट की वजह से जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या ध्यान रखोगे, डबल एंट्री सिस्टम। यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, डबल अकाउंट सिस्टम दिया हुआ है, बट आपको क्या देखना है, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। किसको आपको ध्यान देना है, डबल एंट्री से। डबल एंट्री सिस्टम इज ए प्रिंसिपल बट डबल अकाउंट सिस्टम इज ए मेथड। समझ में ना, डबल एंट्री सिस्टम क्या है आपका, एक प्रिंसिपल है, डबल अकाउंट सिस्टम एक क्या है, मेथड है। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़ते हैं, और डबल अकाउंट सिस्टम में हम लोग रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखोगे। तो आपका होगा 11 का बी। 12 नंबर है आपका एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, करा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की वजह से रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज, करा कि रेवेन्यू कम माना जाता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब इनकम जनरेट हो जाए, ठीक है, तो रेवेन्यू मान लिया जाता है, चाहे वह ट्रांजेक्शन नगद हो चाहे वह उधारी हो, है ना, चाहे वह ट्रांजेक्शन नगद हो चाहे वह उधारी हो। तो 12 नंबर का आंसर क्या होगा, व्हेन परचेज ऑर्डर, अगर बोलता है परचेज ऑर्डर दे दिया, नहीं बोल देंगे मेरे यहाँ गुड्स पहुंचा देना, तो जब पहुंचाएगा तब माना जाएगा, अभी नहीं, ऑर्डर पे नहीं। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, करा कि हम परचेजर, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर,
क्या हम जब गुड्स डिलीवरी कर देते हैं? नहीं, वो भी तब तो थोड़ा ज्यादा टाइम बीत गया। When the title of the goods, टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर, जैसे होता है ना कि ये सामान हमको दे दो, तो जब वो बोल दिया और आपके नाम से वो बाहर रख दिया तो मान लिया गया कि वह मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। अब चाहे वो ट्रांजेक्शन को आप बाद में ले जाओ चाहे तुरंत ले जाओ, आया समझ में ना। तो आंसर सही होगा 12 का सी। 12 का आंसर क्या होगा? सी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स कह रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि जो एसेट्स हम परचेज किए हैं उसको जितने रुपए में परचेज किए थे उसी पर हम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, उसका जो डिप्रिसिएशन होगा बस उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। 14 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट आए हैं इधर बीच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपका? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बताता है कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें जिनका वाउचर्स वगैरह अच्छे से हो, ठीक हो, जिसका चेकिंग अच्छे से कर लिया गया हो। तो दे शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन। ये तो बात सही है। दे शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी कैश। नो, एवरी ओनली कैश नहीं, चाहे उधारी हो चाहे नगद ट्रांजेक्शन, दोनों के लिए होता है। तो ये बात तो गलत है भी। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी परचेज सेल ट्रांजेक्शन। नहीं, ओनली परचेज सेल पे नहीं, हम पैसा रिसीव कर सकते हैं, ओनली पैसा पेड भी कर सकते हैं, ओनली कमीशन भी रिसीव कर सकते हैं, कमीशन पेड भी कर सकते हैं, इनका भी हम रिकॉर्ड करते हैं। कहने मतलब कि आंसर सही होगा आपका 14 का ए। 14 का आंसर क्या है आपका? ए। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर करा कि फुल डिस्क्लोजर क्या बताता है? फुल डिस्क्लोजर ये बताता है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वो लोगों को रिप्रेजेंट करोगे, लोगों के सामने उसको डिस्क्लोज करोगे, दिखाओगे, छिपाओगे नहीं। किसकी वजह से? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की वजह से। तो 15 का आंसर क्या होगा आपका? ऑल सेक्रेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज। कह रहा है कि जो सेक्रेट, सभी सेक्रेट बिजनेस को बता देंगे? नो, सब कुछ बिजनेस अपना प्लानिंग थोड़ी हम बता देंगे। ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। मतलब जो सिग्निफिकेंट मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के डेटा है बस उन्हीं को हम दिखा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 15 का बी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स कह रहा है कि जो कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन है उसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ जो रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई किए हैं, जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन करना और डिप्रिसिएशन चार्ज करना, जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसको ईयर टू ईयर अप्लाई करते रहे, यही कंसिस्टेंसी बताता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग बताते हैं। जैसे हम वीडियो आपको डेली अपलोड करें तो आपको अभी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप फोन करोगे सर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, तो कंसिस्टेंसी जब बना रहता है तो सबका काम चलता रहता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री शुड बी आइडेंटिकल अकाउंटिंग। नहीं, सभी इंडस्ट्री की जरूरत थोड़ी है कि एक जैसा अकाउंटिंग हो। ऑल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज। सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूटिलाइज होंगे। किसी किसी बिजनेस में कुछ ही प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, सभी नहीं अप्लाई हो सकते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। वेरी गुड। 16 का आंसर क्या होगा? सी। कंसिस्टेंसी क्या बताता है कि ईयर टू ईयर जो भी मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वह रहे। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कह रहा है कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बस इतना समझो, फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस की एंट्री करता है, फ्यूचर के एस्टिमेटेड या फ्यूचर के पॉसिबल प्रॉफिट की एंट्री नहीं करता है। इसी की वजह से आपका स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर भी किया जाता है। इसी की वजह से हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो आइए देखते हैं, अब इसका कन्वेंशन अच्छे से हम लोग टॉपिक में पढ़े हुए हैं। तो 17 का आंसर क्या होगा आपका? 17 का आंसर होगा कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। नो, फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेस नहीं है, तो एकदम उल्टा है। फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट। वेरी गुड। आंसर होगा 17 का सी। आंसर क्या होगा? 17 का सी। 18 क्या है? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएड। करा कि कंजर्वेटिज्म अभी ऊपर हमने बताया ना, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से क्लोजिंग स्टॉक का हम किस पे वैल्यूएशन करते हैं? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या रिलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पे। तो आंसर क्या होगा? सी। कॉस्ट प्राइस या रिलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, लोअर पे करते हैं।
ठीक, मतलब लोअर पैंट नहीं पहन के, मतलब लोअर मतलब कम। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कह रहा है कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है, तो प्रोविजन इज मेड फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल, सही बात। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स, रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दी अबव। 19 का आंसर क्या होगा, ओनली ए सही होगा, ठीक है, ओनली ए। प्रोविजन ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन का प्रोविजन बना सकते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से होता है ना, डिप्रिसिएशन चार्ज करना, सुन लो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से होता है, ठीक है। चलो 19 का ए। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस इंटरप्राइज विल नॉट बी, ध्यान रखना, बिजनेस इंटरप्राइज नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर इज नोन एज। अब कह रहा है कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से, 20 का आंसर क्या बोल रहा है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से यह माना जाता है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वह कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न। मतलब नियर में, हम फ्यूचर में कि ऐसा नहीं कि कल परसों बेच देंगे, ऐसा नहीं, वो माना जाता है कि वो आगे चलता रहेगा। तो नॉट बी सोल्ड किसकी वजह से होता है, गोइंग कंसर्न। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट व्हेन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, मतलब किस कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है, बिजनेस का जो मालिक है, वो भी बिजनेस से अलग माना जाता है, वह कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है, सेपरेट एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका सही होगा 21 का सी। 21 का आंसर क्या होगा आपका सी। 22, ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन, जैसे एम्प्लॉय हड़ताल कर दे, स्ट्राइक कर दे, है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको नहीं रिकॉर्ड करता है सब, किस कॉन्सेप्ट की वजह से, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। तो 22 का बी होगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, कह रहा है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जितना इनकम होगा उतना आपका एक्सपेंसेस साइड भी होना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज यूज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, किसका वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का। वहां पे कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस इज कंसिडर्ड ए रन फॉर द इंडेमनिट, मतलब किस कॉन्सेप्ट की वजह से माना जाता है बिजनेस इंडेमनिट फ्री, मतलब इनडेफिनिट मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, वो बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो होता है गोइंग कंसर्न। 25 का आंसर क्या है आपका डी। 25 का आंसर क्या है डी। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावा करना, विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, दिखावा करना। विंडो ड्रेसिंग कि कौन मना करता है, प्रोहिबिटेड मतलब मना, कौन सा कॉन्सेप्ट विंडो ड्रेसिंग करने के लिए मना करता है, तो 20 का फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि जो आपके पास है ट्रू एंड फेयर वही डेटा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, करा कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से एक अकाउंटिंग अगर मेथड हम अप्लाई करते हैं तो ईयर टू ईयर उसको अप्लाई करते रहो, वो बताता है आपका कंसिस्टेंसी, वो बताता है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। चलो 27 का आपका डी है। 28 हम लोग देखेंगे। 28 क्या है, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओज आउट द समबडी, दिस इज एक्सप्लेन बाय, कह रहा है कि फर्म के लिए जो चीज एसेट्स है, ओनरशिप में है, वही चीज आपका लाइबिलिटीज भी बनता है उतना ही। तो किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, तो ये आपका 28 का आंसर होगा ए। डुअल कॉन्सेप्ट बताता है एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट तो अनदर इज क्रेडिट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर वह क्रेडिट होता दूसरा डेबिट होगा, और डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका The convention start that the method of providing depreciation adopted in 1 year should be adopted each year. कंसिस्टेंसी है, मतलब एक बार डिप्रिसिएशन जिस मेथड से अप्लाई करेंगे उसको ईयर टू ईयर हम लोग अप्लाई करते चलेंगे, तो कंसिस्टेंसी देखो 4 से 5 बार एक ही चीज प्रैक्टिस हो जा रहा है तो आपका आगे काम आएगा।
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर शो इन द बैलेंस शीट, करा कि किसकी वजह से कंटिजेंट लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में शो कराते हैं। तो मेरे दोस्त बहुत लोग इस पे गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कंजर्वेटिज्म होता है, बट नहीं, फुल डिस्क्लोजर की वजह से। किसकी वजह से? फुल डिस्क्लोजर की वजह से। कंटिजेंट लाइबिलिटीज किसकी वजह से? फुल डिस्क्लोजर की वजह से। समझ में आ गया ना? फुल डिस्क्लोजर की वजह से कंटिजेंट लाइबिलिटीज को लिखते हैं। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो कंजर्वेटिज्म की वजह से होगा आपका। नेक्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेंट एज ए एक्सपेंसेस एंड नॉट सो एज एंड द एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि जो छोटे मोटे पेन पेंसिल वगैरह खरीदेंगे उसको हम एसेट्स नहीं मानेंगे। वो बोलता है मेटलिटी कॉन्सेप्ट। कौन कॉन्सेप्ट होता है आपका? मेटलिटी कन्वेंशन। ठीक है ना? आंसर क्या होगा 31 का ए। 31 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कह रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका यह बताता है कि हम जो चीज जितने पे रिकॉर्ड परचेज किए हैं या फिर जितना मेरा ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ लायबिलिटीज उतने अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा एसेट्स आर रिकॉर्डेड लोअर, नो। एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, नो। एसेट्स आर रिकॉर्डेड द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरी, मतलब एक्वायरी मतलब खरीदे। जिस समय मैंने उसको खरीदा था उस समय उसका क्या प्राइस था उसी पर रिकॉर्ड करते वो बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 33 क्या है? प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स इज इन द अकॉर्डेंस विद द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। कराए कि डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना फिक्स एसेट्स पे किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? तो वो आपका होता है गोइंग कंसर्न एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब आंसर क्या होगा 33 का ए। 33 का आंसर क्या होगा? ए। गोइंग कंसर्न और मैचिंग कॉन्सेप्ट दोनों होते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड मतलब जो मालिक है फर्म का रिकॉर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। अब कह रहा है 34 का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओनर है वो अपना हिज मतलब खुद का मेडिकल अपना खुद का जो दवा वगैरह किया है खुद के खर्चे को बिजनेस के खर्चे में दिखा रहा है। तो किसको वायलेट करता है? किसको विरोध जा रहा है? किसके प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहा है? कौन सा प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है? तो आंसर होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ए बोलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बट उसको वायलेट कर रहा है कि वो अपना पर्सनल खर्चा भी बिजनेस के इनकम में दिखा रहा है। चलो 35 हम लोग देखेंगे। 35 क्या है? मैसर फ्यूचर लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 10,000 इन द शेयर ऑफ द रेलिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर 10,500। अकाउंटेंट ऑफ द फ्यूचर लिमिटेड want to show 10,500 the value of investing in the books of the account. Which accounting convention restrict him from doing so? अब देखो इसमें ये बता रहा है कि वो 10,000 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है ना, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू इसमें है 10,500 और वो चाह रहा है कि हम 10,500 पे रिकॉर्ड भी करें। तो अगर वो 10,500 पे रिकॉर्ड करेगा तो किस प्रिंसिपल को या किस कन्वेंशन को वह वायलेट कर रहा है? मतलब ऐसा करने से कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? ऐसा करने से कौन मना करता है कि ये चीज आप नहीं कर सकते? तो एक करने के लिए बोलता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि आपका मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विचेवर जो लोअर हो उसी पे रिकॉर्ड करो। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कह रहा है कि इसमें से कौन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं CAG मतलब कंसिस्टेंसी एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न, यही है ना। कंसिस्टेंसी एक्रूअल एंड गोइंग, ये तो है, तो मेटिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका 36 का डी। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन। कह रहा है कि जैसे मान लो 80 रुपये 10 पैसे है, ठीक है, 80 रुपये 10 पैसे तो बोलता है 80 रिकॉर्ड करो, है ना। 80 रुपये 90 पैसे तो बोलता है कि 81 रिकॉर्ड करो। या कौन बोलता है रिकॉर्ड करने के लिए? तो ये आपका बताता है मेटिलिटी कॉन्सेप्ट। कौन बताता है? आपका मेटिलिटी कन्वेंशन बताता है। इनकम इज ए मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस। करा कि इनकम को हम मेजर करते हैं किसके बेसिस पे? तो वो बताता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। किसके बेसिस पे हम लोग करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आपका होता है, ठीक है। चलो सभी लोग आंसर को भी मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या तो अभी लिख भी सकते हो, जिससे आपको काम आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।